Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो अपना जनरल अवेयरनेस पनेशा कोर्स 3.0 है। टारगेटेड है ये आपका CGL 2023 के लिए। इसके अलावा जिसका CHSL का मेंस है, MTS का एग्ज़ाम है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। एंड इस सीरीज़ से अभी तक अगर आपने देखा हो पनेशा सीरीज़ 1.0 2.0 इनको भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि आपको ये साथ मिला के सारी बेनिफिशियल होंगी। और पिछले कई एग्जाम में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं। मैं बहुत लिमिटेड कंटेंट देता हूँ और उसमें से ही क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि हम जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं इसमें 2-3 लोग बैठ के निकालते हैं क्वेश्चन, फिर मैं उनको गो थ्रू करता हूँ। क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जैसे कि अभी जो है हम 2022 मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जितना भी पेरीफेरी में सब चीज़ें होती हैं उनको निकाल के करा दूंगा। फिर आपका क्या होगा, जो अदर एग्ज़ाम हुए हैं, कोई DSSB का एग्ज़ाम हुआ है, कोई ICAR का एग्ज़ाम हुआ है, किसी ने NTA का कोई एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि अभी क्या है कि आपका EPFO SSA का भी एग्ज़ाम आने वाला है ना। तो उसमें भी क्या होगा कि कहीं ना कहीं उस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे जैसे आपको इस सीरीज़ में कराए जा रहे हैं। तो मतलब ये सीरीज़ ना ऑन द होल आपके लिए पनेशा ही है और वही इसका नाम आपको सजेस्ट करता है। तो यही चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको SSA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो पिछली वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको इसके क्या प्रमोशन एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ बता रखा है। आपके जो भी डाउट अभी तक आए हैं। खैर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे यार। ये हमारा पिछला सेशन था, ये हमने इसमें बजट के बारे में सारा कर लिया है, कितने टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं ना। और अब अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। एंड ये आपका 4th सेशन है। अगर आपने स्टार्टिंग के 3 सेशन नहीं किए हैं सीरीज़ के तो कर लीजिएगा, वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। एंड अगर सीरीज़ अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर एंड वो क्या बोलते हैं, हाँ शेयर ही बोलते हैं, तो वो कर दिया करो। तो इन सब से क्या होता है कि एक लगता है काइंड ऑफ आप लोग पढ़ रहे हो। ये सीरीज़ ना कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स ना ऐसा आता है बहुत हिलता डुलता हुआ, जैसे एग्जाम आएगा फिर एकदम बच्चे टूट पड़ते हैं कि अरे फिर अब पढ़ना है। खैर, a light bulb working on a 18 watt बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ओम्स लॉ पूछा गया है आपका। किसके बारे में बात की है? ओम्स लॉ के बारे में। इस बार अगर आप देखोगे ना, फिजिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। इन्होंने मैग्नेटिज्म से आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इन्होंने करंट से क्वेश्चंस पूछे हैं, बेसिक बेसिक जो लॉ होते हैं उनसे तो इन्होंने न्यूमेरिकली दे दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंपाइल करके एक आधा वीडियो बनाऊंगा, बट लेकिन उसके लिए मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि ठीक है। खैर, एक वीडियो आपका उसके बारे में मैंने सोच रखा है कि स्कीम्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। जितनी जितनी भी नई स्कीम आई है या फिर जो मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स होती है ना, किस मिनिस्ट्री ने ये स्कीम निकाली है, तो इसमें ना एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। मुझे करीबन करीबन 7-8 वीडियो लगेंगी इसमें, क्योंकि फिर मैं आपको पता है जब भी कोई चीज़ कराता हूँ तो फिर वो मैं ऐसे ही कराता हूँ जहाँ से क्वेश्चन फिर आए ही आए, ठीक है, फिर कोई चीज़ छूटे ना। तो ये मोटो रहेगा। खैर देखते हैं क्या इसके ऊपर काम कर पाते हैं। ओम्स लॉ देखो क्या बोलता है कि जो वोल्टेज होता है ना वो इक्वल टू क्या होता है, आई यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है अगर आपको नहीं पता, याद रखिएगा। करंट का होता है एम्पियर, रेजिस्टेंस का होता है ओम, एंड वोल्टेज का होता है वोल्ट। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 ओम होता है, ठीक है। ये जो साइन होता है ना, ये ओम का होता है, जैसे ये बने हुए हैं सारे के सारे ओम। अच्छा जी, अब क्या है, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, वोल्टेज आपको गिवन है, ये 18 हो गया। करंट भी आपको 3 पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता है। कितना आ गया ये देखो, 6 एम्पियर इज योर आंसर, यानी कि फर्स्ट वाला ही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, अभी पूरा चैप्टर पढ़ाने लग गया तो फिर ये तो पूरी क्लास इसी में सिमट जाएगी, है ना। तो खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये क्वेश्चन रिपीट होने के 100% चांस है। क्या लिखा है कि विद 2022 अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2022 में अमेंडमेंट हुए हैं, उसके हिसाब से कौन सी कम्युनिटीज़ को ग्रांट किया गया है ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो ये करंट का क्वेश्चन। दूसरा, जब भी अमेंडमेंट होता है रिसेंट में आपने देखा होगा, पहले जब GST आया आपका 100th आया, फिर जब 100th वाला आया था तब इसका वो पूछा गया, LBA वाला था 100th वाला। तो अरे याद है ना, जो 100th वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 101st वाला आपका ये GST का था। तो ये बहुत सालों तक क्वेश्चन आते रहे जब ये हुआ, पता है तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हुआ है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगले आने वाले 2-3 साल तक ना यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो अब ये देखो क्या पूछा है, कौन सा ऐसा कम्युनिटी है, देखते हैं। तो हम ना यहाँ पे अब ट्राइब के बारे में सारी कहानी कवर कर लेंगे स्टार्टिंग से एंड की। ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया में क्या है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट है
जिसमें कि जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता दी गई है वो वहाँ पे प्लेस्ड हैं। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र कहाँ पे है कि कोई भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब को कैसे डिफाइन करोगे, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो आर्टिकल नंबर 366 का आइटम नंबर 25, अब ये इतना डीप तो नहीं आता बट कभी कभी एसएससी ऐसे डाल देता है, तो आइटम नंबर 25 है जो कि बताता है हमारे को कि हम इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ है ना, ये मैं एस टी लिख रहा हूँ, तो इनको डिफाइन करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 366। फिर एक और आर्टिकल इससे इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 342, जो कि बताता है कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ये क्या कर सकते हैं किसी भी स्टेट के गवर्नर से, ठीक है। स्टेट में कौन होता है भाई महामहिम, गवर्नर को बोलते हैं। तो स्टेट में जो भी गवर्नर होते हैं वहाँ पे गवर्नर से कंसल्टेशन लेकर के कोई भी एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके कोई भी अगर वहाँ का कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, कोई ट्राइब है, उसको ये शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है, फिलहाल। अब देखो, शेड्यूल ट्राइब को लेकर के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शेड्यूल भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास 2 शेड्यूल हैं, एक है 5th शेड्यूल और एक है आपका 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल क्या बात करता है कि जो भी अपने ट्राइबल एरियाज़ हैं, जैसे कि देखो ट्राइबल एरियाज़ कहाँ कहाँ के याद रखिएगा, AMTM, ठीक है, AMTM। इसमें ए क्या होता है, असम, एक एम होता है आपका मिज़ोरम, असम मिज़ोरम, टी से त्रिपुरा हो गया और एम से आपका हो जाता है मेघालय, ठीक है। याद रखिएगा इसमें मणिपुर नहीं है, मेघालय है ये। तो ये देखो, ये 4 स्टेट में जो भी आपका ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे रिलेटेड हमें ये क्या है, इन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ दीज स्टेट्स हमें कौन से शेड्यूल में बताया गया है, 6th वाले शेड्यूल में। और 5th शेड्यूल में हमें बताया गया है जो भी इनसे अदर स्टेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स देन ये जो भी आपके, मैं AMTM लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। AMTM को छोड़ के जो भी स्टेट है, यहाँ का जो भी प्रोविज़न है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, प्रोविज़न है ट्राइबल एरियाज़ का, तो ये कौन से वाले हमें अपना शेड्यूल में बताया गया है, तो 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है क्या, समझ में आती है? तो मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें बताई जो स्टैटिकली आपको ये याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, फिर देखो अगर हमने इतनी चीज़ें देख ही ली हैं तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों नहीं देखेंगे भाई, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर के जो भी कुछ अगर कंप्लेन आती है तो उसको कौन देखता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब देखता है। ये 89th अमेंडमेंट में इसको जो है फॉर्म किया गया था 2003 में। तो ये फॉर्म बेसिकली कब हुआ, 2004 में बन के फॉर्म हो गया था। आर्टिकल नंबर 341 342 में जो है इसके बारे में जिक्र इसका किया गया है, ठीक है। और एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपका ट्राइब से पूछा जा चुका है, ये रिपीट होने के चांस और भी हैं, कि इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब है फ्रॉम एज पर 2011 सेंसस, जब तक अभी 22 वाला नहीं आ जाता तब तक यही चल रहा है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से कितना परसेंटेज पॉपुलेशन पूरे कंट्री का एसटी पॉपुलेशन है ना, ये क्वेश्चन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये है 8.6%, यानी कि 104 मिलियन जो है आपके लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं इंडिया में, ठीक। ये वाली बात क्लियर है। अब इवन ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में इतने चांस है नहीं, लेकिन आपने देखा होगा अभी मेंस में और इस बार के सीजीएल के प्री के पेपर में पीसीएस वाले बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, समझ रहे हो, जो सीधे एनसीईआरटी से उठते हैं। तो ये लिख लो कि भैया एक है पीसीआर, एक है पीओए, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक्ट हैं, कौन कौन से ईयर के हैं। पीसीआर है प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है। ये एक्ट आपका आया था 1955 में, जो भी एसटी हैं उनके सिविल राइट को लेकर के। ये है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट,
एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये आया था अपना 55 में ये आया, फिर 89 में आपका ये आया, ठीक है। बाद में इसके ऊपर अमेंड किया गया, 2015 में जो है इसको अमेंड किया गया था। तो फिलहाल आपको ये दो चीज़ें और याद रखनी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी है, राइट। अब हम आते हैं इस पे कि भाई अभी एज ऑफ नाउ क्या हुआ है। सितंबर 2022 में 5 स्टेट के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको अभी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। कौन कौन सी वो कम्युनिटीज़ हैं, कौन से स्टेट की हैं, ये याद रखना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यार लिखा कहाँ जाए, समस्या ये है। चलो खैर देखते हैं यहीं पे। ये एसएससी वालों ने भी तो पूरे नहीं लिखे यहाँ पे। यहाँ देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आता है आपका हट्टी ट्राइब, ठीक है। हट्टी ट्राइब, ये ट्राइब कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का है। इसको अभी क्या मिला है, 2022 में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया है। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे अपने ना यहाँ पे तमिलनाडु के 2 ट्राइब हैं जिनको मिला है एक्चुअली। तमिलनाडु के देखो 5 स्टेट के ट्राइब हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्राइब ना 6 है, क्योंकि तमिलनाडु के 2 ट्राइब्स को मिला है। एक ट्राइब है नारी कोरावन, नारी कोरावन, और दूसरा वाला ट्राइब है कुरी कुरीवीकारन, ठीक है। माफ़ करिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई हो, बिकॉज एक्चुअली में क्या प्रोनाउंस करते हैं वहाँ पे मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट जो भी है आगे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुरीवीकरण जो है इसको बोला जाता है, और नारी कोवरन जो है अपना एक है, दूसरा वाला ये है, ठीक। अच्छा, फिर एक छत्तीसगढ़ का है, तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ट्राइब है बिंजिया, ठीक है, बिंजिया, क्लियर है। फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो अपना एक यूपी की जो गोंड कम्युनिटी है, ठीक है। ये आई गेस पता होगा आपको, जो नॉर्थ के बच्चे हैं, गोंड कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आप देखोगे यूपी में तो कम से कम 13-14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें गोंड कम्युनिटी पाई जाती है। तो गोंड कम्युनिटी को क्या किया गया है, गोंड कम्युनिटी को यहाँ पे एसटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और फिर आपका 5वें नंबर पे आ जाता है कर्नाटका। कर्नाटका का है ट्राइब बेटा कुरुवा, ठीक है, बेटा कुरुवा, ये लिखा है कुरुवा, ठीक। बेटा कुरुवा क्या है, ये कर्नाटका का है, और ये कम्युनिटी को भी क्या दिया गया है, एसटी कैटेगरी का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, जब एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिलता है ना तो बेसिकली क्या हो गया, अब ये ट्राइब को रिकॉग्निशन मिलेगा, जो भी स्कीम्स वगैरह हैं वो हेल्प कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं इस ट्राइब का, इन ट्राइब्स का क्या होगा, उत्थान होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे अब बताओ कौन कौन सा है। नारी कोवरन है क्या, हाँ जी है। और हट्टी है, हाँ जी है। काडी कोरोवा, ये देखो काडू कोरोवा लिखा है, वैसे काडी कोरोवा ये कर्नाटका वाला है। ये हट्टी कम्युनिटी हिमाचल की है, ये तमिलनाडु की है। कापू कम्युनिटी बताओ कहाँ की है, तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। कापू कम्युनिटी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इनको अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में मेजरली पाए जाते हैं, तेलंगाना में भी कुछ कुछ हैं। इनको ईडब्ल्यूएस का जो है अलग से रिजर्वेशन दिया गया कापू कम्युनिटी को, कि भैया 10% जो है आपको आरक्षण मिलेगा, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। अब 3-4 ऐसी एसटी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग पार्ट ऑफ स्टेट में, जो आपको अलग से याद होने चाहिए। इनके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक तो लिम्बू जनजाति, बताओ भाई ये कहाँ का, मतलब किस स्टेट को बिलोंग करती है लिम्बू, तो लिम्बू जनजाति बिलोंग करती है सिक्किम को, याद रखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुए हैं, इसलिए करा रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना वैसे तो इंडिया में 705 एसटी कम्युनिटीज़ पहले से रिकॉग्नाइज्ड हैं, 6 ये आ गई, 711 हो गए अभी, ठीक है। तो इन सभी को याद करना तो मुश्किल है, बट मैं एक काम कर सकता हूँ कि या तो एक पीडीएफ बनवा के आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है कि भाई, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वो ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। या फिर आप को वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक भी वहीं मिलेगा, ठीक है। जो जहाँ भी आर्टिकल वो आएगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी जैसा भी होता है, अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ना वैकेंसीज़ की भी, तो वो सब वहीं मिलती है। तो खैर ये एक तो लिम्बू हो गया, ठीक है, लिम्बू जनजाति है। एक है कार्बी, ठीक है। कार्बी बताओ, कार्बी कहाँ पे है, तो कार्बी है हिमाचल प्रदेश की जनजाति, हिमाचल प्रदेश।
और फिर अगर एक क्वेश्चन और बात करें, बोंडा, बोंडा जनजाति कहाँ की है? अरे एक सेकंड यार, ये क्या कर दिया। कार्बी हिमाचल प्रदेश का नहीं है, कार्बी है असम के, ठीक है, कार्बी असम के हैं। बोंडा जनजाति है आपकी, तो बोंडा है अपना उड़ीसा का, ठीक है, बोंडा है उड़ीसा का। और ठीक है, ये है। अच्छा एक मुझे बताओ, जो इंडिया की सबसे पुरानी जनजाति है संथाल जनजाति, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, यानी कि कौन से स्टेट में ये जनजाति पाई जाती है, संथाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुरानी जनजाति है इंडिया की संथाल। एंड इसके अलावा जो भी लिस्ट होगी प्रोवाइड कराऊंगा। एक क्वेश्चन और आता है देखो, कि ना भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत है पॉपुलेशन में ट्राइब्स का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, ठीक है, जो आपका लिस्टेड शेड्यूल्ड ट्राइब है, सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का 14% पॉपुलेशन एसटी है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बनता है कि कौन से ऐसे 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं, 5 स्टेट या यूटी हैं जहाँ पे कोई भी लिस्टेड आपका शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, यानी कि जहाँ पे ऑफिशियली कोई भी ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है जो कि अपना लिस्ट किया गया हो। तो ऐसे 5 हैं आपके, ये जो दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली, और इसके अलावा ये पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, ठीक है, ये तीनों हो गए। यहाँ भी कोई एसटी नहीं पाए जाते। इसके अलावा पुडुचेरी, मतलब ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये 5 ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे आपको ऑफिशियली कोई एसटी यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ज़्यादा है तो वही आपको जो आर्टिकल वगैरह है वो प्रोवाइड करा दूंगा मैं, उससे कर लेना, ठीक। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, यानी कि अब आपका जो ट्राइब वाला सेक्शन है ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। In 1962, who published the history of ocean basins, which outlined the theory of how tectonic plates could move, later called sea floor spreading? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पीसीएस का है, पीसीएस वगैरह में आता रहा है, एनसीईआरटी में है क्योंकि इसके बारे में, तो सीधा वहाँ से आपका क्वेश्चन उठ के आ गया। ये बेसिकली ना एक ऐसा नहीं है कि बुक वगैरह हो, ये एक आर्टिकल था जो कि एच हेज ने पब्लिश किया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं। इससे पहले जो भी थ्योरी थी ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी, तो उन्होंने बताया कि जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड करते हैं, और इनकी ये बेसिकली फिर थ्योरी बन गई, इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मतलब जो आप देखते हो ओशन बेसिन्स जैसे बनते हैं, क्या होता है, तो वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से ही होते हैं, राइट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इसका यही याद रख लो कि किसने लिखा था, ये एच हेज ने, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन यही आज तक आया है इसके ऊपर, और नहीं आते। ये क्या है, देखो केमिस्ट्री के ऊपर ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल मेंस का। और फिर ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन अभी सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, उसमें भी देखने को मिले हैं। अभी एक दो महीने के, 1 महीना पहले हुआ है क्या सीएचएसएल का, तो ये एग्जाम हुए हैं कंटिन्यूसली, इनसे फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। OH लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो अल्कोहल है। अगर आपके पास CHO लगा है, ठीक है, क्या लगा है, CHO, तब वो क्या होता है, एल्डिहाइड। ऐसा CHO लगा हो तो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड होता है, और इथेन के लिए क्या होता है, इथेन, मीथेन, मतलब जो भी एन होते हैं, यानी कि बेसिकली क्या होते हैं, इथेन वगैरह, ये एल्केन्स होते हैं। एल्केन का, अब ये ना ये भी आता है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, और एल्काइन का क्या है। अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो केमिस्ट्री के, तो जो लिखा रहा हूँ उसको रट लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एल्केन में क्या होता है कि जितने भी कार्बन हैं उनके साथ में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में होता है। जैसे मैंने बोला कि 2 कार्बन है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन 4 की बॉन्डिंग बनाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3H ये हो गए, 3H ये हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन के दो कार्बन के आपके एटम है, तो हाइड्रोजन के कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसका बेसिकली एल्केन जो भी होता है उनका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, CnH2n+2, ठीक। क्या समझ में आया, क्या होता है CnH, अरे ये क्या लिख दिया, 2 ऐसा ऊपर नहीं रहेगा, H होगा यहाँ पे, CnH2n+2 होता है। यानी कि अगर मैंने बोला C के मैंने 2 डाल दिया, तो देखो H कितना निकल के आएगा, ये 6 आ जाएगा। और जब कार्बन के 2 होते हैं ना एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथेन,
ठीक है। अगर एक होता है तो क्या बोलते हैं, मीथेन, ऐसे होता है, मैथ एथ होता है, ठीक है। फिर मीथेन ईथेन ऐसे चलता जाता है। अगर अल्कीन की बात करें तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्डिंग होती है कार्बन के बीच में, जैसे कि ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड आ गए, दो तो ये हो गए, कार्बन के चार चाहिए तो दो यहाँ पे आएंगे, एक एच ये आ गया, एक एच ये आ गया, इसका एक एच ये आ गया, एक एच ये आ गया, चार बॉन्ड हो गए ना कार्बन के पूरे। और हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एल्कीन में देखो क्या हो रहा है, दो कार्बन है तो चार हाइड्रोजन है, बेसिकली इसका रूल आ जाता है CnH2n हो जाता है। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन के बीच में तीन ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे आ गया तो एक एच ये आ जाएगा, एक एच ये आ जाएगा, बेसिकली एच यहाँ पे नहीं लगते हैं, इसके यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें देखो जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, तो इसका रूल क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन सीधा आने की पॉसिबिलिटी है कि वो सीधा सीधा पूछ ले, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का जो है आप फॉर्मूला बताइए। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ मीथीन का क्या होगा, मीथ इन, भाई दो है अगर आपके कार्बन तो उसमें मीथ हो गया। मिथेन में क्या करते, एक होता है तो मिथेन बोलते हो, अगर दो हो गए तो इथीन, अगर मैंने आपसे पूछा इथीन का बताओ, मीथीन का तो क्या ही बताओगे। इथीन में क्या करोगे, दो कार्बन डालने वाले हो, दैट मीन्स CN हो गया, C2 हो गया, H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं आपसे इथाइन बोल देता हूँ, चलो इथाइन का बताओ, तो N यहाँ पे क्या डालोगे, इस वाले फॉर्मूले में 2 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा C2H कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला है, एल्काइन का ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसमें अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूँ तो क्या ये वैलिड हो पाएगा। देखो 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, C1H0 बन गया, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो याद रखिएगा कभी भी n का वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं होता एल्काइन में। तो सबसे छोटा एल्काइन क्या निकल के आता है, इथाइन ही निकल के आता है, जिसमें कार्बन के दो एटम होते हैं। इथाइन को ही क्या बोला जाता है बच्चों, एसेटाइलिन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा जो एल्काइन होता है, सिंपलेस्ट एल्काइन, इसको सबसे छोटा नहीं, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सा होता है, तो सिंपलेस्ट एल्काइन होता है एसेटाइलिन, जिसमें कार्बन के कितने होते हैं भाई, दो एटम हमें देखने को मिलते हैं। तो बताओ ये इथेन वगैरह ये सब क्लियर हो गया ना अभी, ये कोई डाउट इसमें नहीं आना चाहिए आपको। और इसके अलावा इथेन इथीन इथाइन बता दिया मैंने आपको, ये अल्कोहल ग्रुप का बता दिया है, कीटोन बता दिया, एल्डिहाइड बता दिया। अच्छा, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो COOH अगर आपको कहीं लास्ट में लिखा मिले तो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर आपको कहीं पे ऐसा मिले कि COO ही लिखा है, ऐसा COO लिखा है, ठीक है, तो ये बेसिकली किसका होता है, ईस्टर का होता है। जो हमारा सोप होता है ना, वो भी एक टाइप ऑफ ईस्टर ही है। खैर ये ज़्यादा केमिस्ट्री में हमें नहीं जाना है अभी फ़िलहाल, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो इसको। अगर ऐसा NH2 लगा दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एमाइड होते हैं, सॉरी एमाइन होते हैं ये, ठीक है। क्या होते हैं, एमाइन। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, SSC ही पूछता है ये सारे, ठीक है। और फिर आपका इस ये हो गया, फिर क्या करोगे, नाइट्राइल देख लो, जैसा C ट्रिपल बॉन्ड N कहीं लिखा मिले तो ये क्या होते हैं, नाइट्राइल होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप माइंड में रखो, जो फॉर्मूले बताए हैं वो याद रखो, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। बात क्लियर है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आओ। अब ये क्वेश्चन देखो यार, जिन्होंने DFCCL की क्लास ली है ना मुझसे, उनको तो ये क्वेश्चन चुटकियों में आना चाहिए, तो सबसे लल्लू क्वेश्चन है। DFCCL वाली अगर आप क्लासेस देखोगे ना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ऐसा सर्च करना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा आगे डाल देना पेनेशिया, तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, जितना इंडियन हिस्ट्री में रेलवे कब से स्टार्ट हुआ। एक्चुअल रेलवे तो 1853 में स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा पैसेंजर ट्रेन बोलना चाहिए, तब होता है ये फर्स्ट ट्रेन। तो कहाँ से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज़ की, कहाँ पे हम अभी आ गए हैं प्रेजेंट टाइम से लेके अब, तब से लेके अब तक की जितनी इंपॉर्टेंट जर्नी हुई है ना इंडियन रेलवेज़ की, सब उसमें कवर्ड है, ठीक है। उससे ज़्यादा कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, तो अगर वो कर सको तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पहली पैसेंजर ट्रेन होता है, ठीक है। क्वेश्चन को कोई भी चैलेंज कर सकता है, पहली पैसेंजर ट्रेन जो है कब चली, तो पहली पैसेंजर ट्रेन, अब क्योंकि इन्होंने दे ही दिया है, बॉम्बे थाने वाली बात कर रहे हैं ये, तो यानी कि पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये देखो अपनी 21 माइल चली थी, ठीक है, 21 मील यानी कि 34 किलोमीटर, ठीक है। दोनों वैल्यू
वैल्यूज़ को याद रखिएगा, दोनों वैल्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 21 मील या फिर 34 किलोमीटर, और इसमें 400 सवारियां थी, 400 पैसेंजर्स थे एंड 14 कैरेजेस थे, यानी कि जो कैरेज डब्बे होते हैं ना, कितने थे, 14 डब्बे थे। और ये शाम को 3:30 बजे जो है बॉम्बे से चलना स्टार्ट हुई थी, 4:50 के लमसम ऐसा कुछ है पहुंचने का टाइम। बट ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्ट कब हुई थी, 3:30 बजे इसको स्टार्ट किया गया था एंड 34 किलोमीटर की जर्नी करी। अप्रैल 16 को इसने स्टार्ट की थी पहली जर्नी। तो ये कहानी कौन सी रेलवे इसको ऑपरेट कर रही थी, तो द ग्रेट पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, द ग्रेट पेनिनसुलर इंडिया, ये रेलवेज, ये जो है इसको यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, एसएससी में तो नहीं आएगा, बट रेलवे का कोई एग्ज़ाम होता है तो उनको पूरा करना पड़ेगा, तो वो प्लेलिस्ट देख लेना अगर आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय रोमन राइटर प्लाइनी द एल्डर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और पता है ये जो सेम डिट्टो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन सीधा का सीधा उठा के सेम ऑप्शन के साथ एसएससी जेई में पूछा गया। एसएससी जेई कौन सा, 2022 वाला। इसीलिए बोलता हूँ कि अभी जो रिसेंट पेपर्स होते हैं ना, उनके कुछ कुछ क्वेश्चन जो अब मुझे दिख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, आने हैं, दैट मीन्स वो रिपीट होंगे कैसे भी ना कैसे, ठीक है। तो खैर इसकी बात करते हैं। इसने कौन सी बुक लिखी थी, तो इसने लिखी थी द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, कौन सी, द नेचुरल हिस्ट्री। इसमें बेसिकली क्या है ना कि जो भी रोमन एम्पायर से लेकर के जितना भी यहाँ पे राइटर्स हुए जिन्होंने रोमन एम्पायर के बारे में लिखा था, तो इन्होंने क्या किया, जो प्लाइनी द एल्डर थे, इन्होंने सब मतलब जितने भी ऑथर्स की यहाँ पे लिखी गई चीज़ें थी उन सभी को कंपाइल करा इसमें नेचुरल हिस्ट्री में। और फिर रोमन एम्पायर के बारे में हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये थी कि रोमन एम्पायर का इंडिया के साथ ट्रेड था, जिसमें वो गोल्ड में ट्रेड किया करता था, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखने को मिलता है। नाउ एक ये जो पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसका कोई राइटर नहीं है। इसमें क्या है कि जो भी ट्रेड वगैरह होती थी ना, अरेबियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, या फिर आपका इंडियन ओशन हो गया, इन सभी के अराउंड जो भी जो भी ट्रेड वगैरह होता था, साउथ वेस्ट हो गया इंडिया का, तो वहाँ पे जो भी ट्रेड वगैरह हुआ उसके बारे में इसमें जिक्र है, तो इसके ऑथर का नाम कभी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, फिर अगर इंडिका की बात करें तो इंडिका सभी को पता होगा। इंडिका किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। जब वो भारत भ्रमण पे आया था, किस टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज जो है भारत आया, उसमें इसने जो है मौर्यन इंडिया के बारे में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। एंड और क्या बोलोगे, हाँ इसमें मुझे जरा ये बताओ, इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से इसमें मतलब संबोधित किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया है, और बस यही बताओ, ठीक है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बताओ किस नाम से इसको जो है संबोधित किया गया। खैर जोग्राफिका की बात करते हैं, तो ये जो है इसके राइटर का नाम है स्ट्रैबो, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो मतलब जो भी जोग्राफिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस टाइम पे, रोमन्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन थी या जो जो उन्होंने पता किया था, उन सभी का कंपाइलेशन था एक तरीके का, इसने किया था, स्ट्रैबो ने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चारों मतलब इसमें ये वाली कुछ ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, डिट्टो यही पूछ रहा है, ठीक है, डिट्टो सेम क्वेश्चन ये देखो अभी 1-2 एग्जाम में और रिपीट करेगा, तो इसको याद करके रखो कि क्या क्या नाम है। ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या है इसके आंसर्स। अब क्या है, अच्छा ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब आप बोलते हो बड़े बड़े सेशंस करो सर, आप लोग शेयर नहीं करोगे ज़्यादा, मतलब वो सब नहीं करोगे, आपका मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, तो बड़े सेशन करने का मन नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल फिर भी ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर करूँ और ज़्यादा बड़े सेशंस करते हैं, ट्राई करेंगे। बाकी मुझे डॉक्टर ने भी बोला है कि मैं कंटिन्यूसली ज़्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया है, आवाज़ आ रही है ना मेरी, हाँ, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर वगैरह करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड फिलहाल एंड करता हूँ, काफ़ी सारी नई चीज़ें लाने का ट्राई कर रहा हूँ अभी, जैसे कि जॉब अपडेट्स हो गए, तो उसमें वीकली आपको एक अपडेट वाला वो दे दिया जाए कि इसमें आज ये जो है जॉब्स अपडेट हुई हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।